अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 3 स्टिचियोमेट्री वाला स्टार्ट किया हुआ था आप लोगों का क्लास 10th का। तो देखें, हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने मोल कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ा था कि हम लोग एक रिएक्शन के अंदर से कैसे पता चलाते हैं कि इससे प्रोडक्ट कितने बनने वाला है। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा था। तो आज जो आप लोगों का टॉपिक है, आज का टॉपिक समझने से पहले ये बात याद रखिएगा कि आज आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जानी है कि आप लोगों को रिएक्टेंट बता दिए जाए, आप लोग प्रोडक्ट अपने हाथों पे कैलकुलेशंस करके बता सकते हो कि भाई हमारे पास इतना रॉ मटेरियल हो, हम लोग इतना सब बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों के पास ये चीज़ बताई जाएगी कि आप लोग कैसे फाइंड करोगे कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े, वहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं की जाती। वहाँ पे छोटे से स्टेप जो आज आप लोग सीखोगे, इनके ज़रिए आप लोग पहले ही बता देते हो कि इतना हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, इतना प्रोडक्ट हम लोग तैयार करके बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं? स्टिचियोमेट्री के अंदर से। ठीक है, आज आप लोग इनके बारे में सीखना है। ठीक है, आप लोगों ने आज इनके बारे में सीखना है। तो आज हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। पहला टॉपिक है लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट लेंगे। लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स किसको बोला जाता है? तो पहला लफ्ज़ है लिमिटिंग। क्या? लिमिटिंग। लिमिट किसको बोलते हैं? लिमिट आप लोग बोलते हो नहीं, लिमिट जिसकी एक ख़ास हद हो। ठीक है, लिमिटिंग उसको बोला जाता है जिसकी एक ख़ास हद हो। तो रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट जो कि एक मखसूस अमाउंट में आप लोगों के पास गिवन हो। ठीक है, हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं दैट आर कंज्यूम्स फर्स्ट, जो कि हमारे पास लेस अमाउंट में गिवन होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स याद रखना, आप लोगों के पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें आप लोगों के पास कंबाइन हुई हैं या दो से ज़्यादा, वो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनसे कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग बताते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा पड़े हमारे पास, जो मिलेंगे प्रोडक्ट बनेगा। उन रिएक्टेंट्स में से वो वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होगा जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, सपोज करते हैं आप लोगों के लिए a प्लस बी आप लोगों के पास बना देते हैं c प्लस डी। ठीक है, ये a प्लस डी आप लोगों के पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये दो रिएक्टेंट्स हैं। अब इनमें से एक वो रिएक्टेंट होगा, कोई एक a या b, वो वाला जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस दैट कंज्यूम फर्स्ट, जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा रिएक्टेंट में। ठीक है, जो कम अमाउंट में होगा, ज़ाहिर बात है वो जब जल्दी रिएक्शन करेंगे, वो जो कम अमाउंट में वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वो हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं दैट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट भी ज़ाहिर बात है क्या करेगा? कम अमाउंट में देगा। ठीक है, ज़ाहिर बात, आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है ना, जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा देगी, जो कम अमाउंट में होता है वो प्रोडक्ट भी क्या देगा? कम। तो हमने कहा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और जो कम अमाउंट में होने की वजह से प्रोडक्ट की तादाद भी क्या देगा? कम देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और याद रखना, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, यही आप लोगों के पास कंट्रोल द रिएक्शन, आप लोगों के पास रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला भी यही होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्शन, इसलिए इसको कंट्रोल ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रिएक्शन ख़त्म होगा, जैसे ही रिएक्टेंट ख़त्म होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने कहा ए और बी मिलके क्या बनाते हैं? सी और डी। हम बोलते हैं ए लिमिटिंग है, जब ए ख़त्म हो गया क्या बी से अकेले से प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या करता है? कंट्रोल द रिएक्शन, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, कि जब तक ये है तब तक तो आप लोगों के पास रिएक्शन होगा। जैसे ही ए ख़त्म, आप लोगों के पास एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं डेली लाइफ से आप लोगों को पढ़ाने के लिए, एक्सेसिव की भी साथ ही आप लोगों को समझ आ जाएगी। हम लोग बोलते हैं हमारे पास 6 बंदे हैं। ठीक है, हमारे पास कप ऑफ टीज़ कितने हैं? 4 हैं। अब कप ऑफ टी और बंदे कितने आ गए? 6। अब ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा अमाउंट में क्या है? बंदे, इंसान, पीपल जो प्रेजेंट है,
वो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो एक्सेसिव हैं, वो ज़्यादा हैं। तो अब जो कम अमाउंट में है वो है 4 कप्स, वो 4 कप 4 को तो मिल जाएंगे, पीछे एक्सेसिव अमाउंट बच जाएगी। तो एक्सेसिव की भी यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई, जो पीछे बच जाते हैं वो नॉन लिमिटिंग होते हैं और जो नहीं बचते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ लें नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, दो सब्सटेंस दैट आर लेफ्ट बिहाइंड, जो आप लोगों के पास क्या बच जाते हैं, पीछे बच जाते हैं, जो कि सारे के सारे ख़त्म नहीं होते। सेकंड आप लोग लिखें दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट भी क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा बनाते हैं, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाते हैं, ये ज़्यादा तादाद में होते हैं, प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाते हैं। याद रखिएगा लिमिटिंग क्या करते हैं, कम अमाउंट में आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सेसिव क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते, डू नॉट कंट्रोल द रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते। याद रखिए ये MCQs के लिए कि आप लोगों के पास रिएक्शन को कंट्रोल करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन से होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होते हैं वही आप लोगों के पास रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक्सेसिव कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, ये थे आप लोगों के पास लिमिटिंग और एक्सेसिव। अब आप लोगों को बताते जाते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसिव है। ठीक है, आप लोगों के पास लेट्स सपोज करें हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों के लिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2H2 + O2 विल गिव अस 2H2O। ठीक है, अब मैंने ये आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख ली कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं और वाटर बनता है। ठीक है, अब आप लोग देख के ये वाले रिएक्टेंट्स है ना, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन गैस रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग बताएं कि इन दोनों में से क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सेसिव कौन सा है, कि इसमें ज़्यादा लिमिटिंग का क्या मतलब होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है और ज़्यादा अमाउंट में कौन सा प्रेजेंट है, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाती है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप लोग क्या करते हो, याद रखना सब्सटेंस और रिएक्टेंट। ठीक है, मैं इसको सब्सटेंस बोल दूं या रिएक्टेंट बोल दूं, एक ही बात, सब्सटेंस और रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मोल। ठीक है, जो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट के कम मोल प्रोड्यूस करेगा, जो कि रिएक्टेंट, जो ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा मोल्स को, तो वो रिएक्टेंट आप लोगों के पास लिमिटिंग होगा, जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। स्टेप सीख लें, समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें पहला स्टेप, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल जो इक्वेशंस आप लोगों के पास आ जाए। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, हम लोग ये वाली उठा के लिख लेते हैं 2H2 + O2 विल गिव अस 2H2O। हम लोग फाइंड करना चाहते हैं H2 और O2 में से क्या है, कौन सी आप लोगों के पास लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेसिव है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नॉन लिमिटिंग का दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से चेक करना लिमिटिंग कौन सा, एक्सेस कौन सा है। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, सेकंड आप लोगों के पास किस में जाना है, आप लोगों ने चेक करनी है मोल रेशियो। क्या करनी है, मोल रेशियो। मोल रेशियो यार सिंपल अल्फाज में बोलूँ, दोनों से आप लोगों ने सिर्फ इतना पता चलाना है कि कितने मोल मिल के कितने रिएक्शंस बना रहे हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम लोग बोलते हैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेकंड बात लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ वाटर। यही बात हो गई कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें ये पता है ये इससे पहले मोल्स लिखे जाते हैं, किसी भी रिएक्टेंट से पहले, किसी भी रिएक्टेंट से पहले जो लिखा जाता है वो उसके मोल्स बताए जाते हैं। ठीक है, वो उसके मोल्स होते हैं। हमें पता चल रहा है 2 मोल हाइड्रोजन हमें क्या दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं। देखिए ये भी क्या है 2 मोल,
एक ऐसे पहले कुछ भी नहीं है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रहे हैं, वाटर। तो आप लोग यहाँ से कंपैरिजन पे आएंगे। थर्ड स्टेप होता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन में आप लोग चेक करते हो कि 1 मोल कितने मोल आगे दे रहा है। कि मतलब हमें पता चला कि यहाँ से हम लोगों ने बोला 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रहे हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, 2 मोल ऑफ वाटर के। ठीक है, तो अब हमें पता चला 2 है तो कैंसिल कर दो, हमें पता चला इसको 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देते। जब 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लें, फिर मैं यहाँ से रेज कर दूंगा, वो क्वेश्चन है उसको रखी रहने दें। हमें पता चल गया कि हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स, इक्वल का मतलब बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ वाटर के। इस बात से आप लोगों को क्या पता चला, आप लोगों को ये पता चला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो तो वो हमें क्या देता है, ये 1 मोल ऑफ वाटर के हमें देगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से एक, ये 2 दोनों साइड पे डिवाइड इसलिए किया है ना क्योंकि इसके साथ 2 था, तो 2 साइड डिवाइड इसलिए करना था कि ताकि हमें पता चले कि एक मोल से हमें कितना मिलता है। याद रखिएगा रिएक्टेंट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले 1 मोल से कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें पता चला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो 1 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। लेकिन यहाँ बात की जाए, ये पहले इसकी बात की, अब सेकंड में बात की जाए ऑक्सीजन की। यहाँ बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर है, 2 मोल ऑफ वाटर के। तो ये तो पहले से ही 1 से 1 बना ही नहीं सकते। तो अब हमें पता चला 1 मोल से 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 1 मोल ऑफ वाटर बनता है, लेकिन ऑक्सीजन के 1 मोल से 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं। अब बताएं यहाँ पर अब बात आ गई कि लिमिटिंग कौन सा है और नॉन लिमिटिंग कौन सा है। ठीक है, यही चीज़ आप लोगों ने पता चलानी है कि लिमिटिंग कौन सा और नॉन लिमिटिंग कौन सा है। अब आप लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन के मोल से आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर, लेकिन ऑक्सीजन के 1 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं। ज़्यादा मोल कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। कम मोल कौन दे रहा है, हाइड्रोजन। तो डेफिनेशन में क्या बोला था, लिमिटिंग वो वाला सब्सटेंस होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें, वो प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन मोल, जो कि लेस अमाउंट देते हैं, मोल्स की कम अमाउंट देते हैं। तो हाइड्रोजन लेस अमाउंट दे रहा है कि ऑक्सीजन, यहाँ 2 रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है ना। देखें, हाइड्रोजन लेस अमाउंट दे रहा है कि ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दे रहा है 1 मोल और ऑक्सीजन दे रहा है 2 मोल ऑफ वाटर, तो ज़्यादा दे रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप लोगों के पास आ गया एक्सेसिव, जो कि नॉन लिमिटिंग है। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, क्योंकि वो कम मोल दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, जो कम दे रहा है तो मतलब वो कम क्वांटिटी में मौजूद है, जो ज़्यादा दे रहा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो हमें पता चल गया कि लिमिटिंग क्या है, हाइड्रोजन है, और एक्सेसिव क्या है आप लोगों के पास, नॉन लिमिटिंग क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इस न्यूमेरिकल को देखें, लिमिटिंग नॉन लिमिटिंग का ही न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये करवाया जा रहा है। आ गया लिमिटिंग, कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन Al2S3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट। बोलते हैं कि जो रिएक्टेंट है, पहले आप लोगों ने सबसे पहले स्टेप्स को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास होनी चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों को गिवन होती है 2L, ठीक है, ये आप लोगों के पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, इसने क्या कहा है, आप लोगों को पूछ क्या, गिवन क्या है कि आप लोगों के पास जो गिवन चीज़ है, गिवन बता रहा है कि रिएक्टेंट्स बाय रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम ऑफ ईच रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट मौजूद हैं उन रिएक्टेंट का मास कितना है, 25 ग्राम। ठीक है,
मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है 25 ग्राम। कितने रिएक्टेंट है दोनों, तो एल्यूमिनियम का 25 ग्राम है और सल्फर का भी 25 ग्राम है। तो हम लोग बोल देते हैं एल्यूमिनियम का मास आप लोगों के पास कितना है 25 ग्राम, और यहाँ पर सल्फ़र का मास आप लोगों के पास क्या है 25 ग्राम। दोनों का मास उसने बता दिया 25 ग्राम 25 ग्राम, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आप लोगों को पता चल गई किसकी है, रिएक्टेंट्स की। किसकी हुई है, रिएक्टेंट्स की। ये दोनों मिल के ही क्या बना रहे हैं Al2S3, और कैलकुलेट क्या करना है, रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आप लोग आ जाएं कि आप लोग बोलते हैं कि फाइंड क्या चीज़ करनी है, फाइंड की तरफ आते हैं। फाइंड आप लोगों ने करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल ने खुद बता दी, ठीक है। और आप लोगों के पास सल्फ़र का वज़न भी आप लोगों ने उसने दे दिया है। सल्फ़र कितने ग्राम होता है 32 ग्राम, एल्यूमिनियम कितने ग्राम होता है 27 ग्राम। ये तो आप लोगों के पास एटॉमिक मासेस होते हैं जो आप लोग इजीली एटॉमिक प्रोडक्ट टेबल से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास गिवन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा। तो अब आप लोगों ने फाइंड करनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि कौन सा लिमिटिंग है। जब एक फाइंड करोगे, लिमिटिंग फाइंड करोगे, तो नॉन लिमिटिंग का पता चल जाएगा कि ज़ाहिर बात है दूसरा नॉन लिमिटिंग ही होगा। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब फॉलो करते हैं यहाँ से स्टेप्स, जो स्टेप आप लोगों ने सीखे। इसलिए मैं रेज नहीं किया क्योंकि स्टेप्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो स्टेप्स हैं, पहला आप लोगों के पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो बैलेंस फॉर्म में हो। तो ये इक्वेशन आप लोगों के पास उसने खुद ही गिवन कर दी होती, गिवन है, याद रखने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर इक्वेशन देते हैं आप लोग चेक कर लें बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। सेकंड, इनकी रेशो को कंपेयर करो, ठीक है। आप लोग पहले एक को कंपेयर करो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ एक को पहले, ठीक है, फिर दूसरे को कंपेयर करना है, ये याद रखनी है। लेकिन उससे पहले एक बात होने की, उससे पहले आप लोगों को निकालने पड़ेंगे इनके मोल्स, क्योंकि ये आप लोगों के पास ग्राम में गिवन है, ग्राम में नहीं चलता भाई। याद रखना स्टिचमेट्री के लिए आप लोग याद रखिए, रिएक्टेंट्स के लिए जो यूनिट यूज़ होती है वो मोल होती है, ग्राम नहीं होती। तो इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। हम लोग बोलते हैं मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होता है, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सिंपल एक की बात हो रही है एल्यूमिनियम की, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर है, मास कितना गिवन है इसका 25 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास यहाँ से उठाओगे, ये एल्यूमिनियम का गिवन है 27 ग्राम। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें और साथ साथ डिवाइड करने की कोशिश करें, डिवाइड करें। आप लोग अपने पास आंसर लिखें, मेरा आंसर आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग अपना पहले अपने पास चेक करें, वही सेम यहाँ पर आया हुआ होगा, फिर आप लोगों ने कंपेयर करना है, डायरेक्टली देख के मत छापना, ठीक है। कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। 25 डिवाइडेड बाय 27, तो आप लोगों के पास आ गया 0.92 मोल, ठीक है, ये चीज़। अब आप लोगों ने क्या कहा, एक के ही मोल निकाल लिए। अब इसको कंपेयर करेंगे, एल्यूमिनियम का कंपेरिजन आ गया। अब कंपेयर करते हैं, हम बोलते हैं 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स, 2 मोल है ना, इससे देखें एल्यूमिनियम से पहले क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ से एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट से पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 1। हम लोग बोलते हैं 1 मोल ऑफ Al2S3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या कहा था, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जिसके मोल्स आप रिएक्टेंट वाली साइड अगर 1 नहीं है, उस साइड को 1 बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग बोलते हो 2 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ Al2S3। तो इससे आप लोगों के पास आ गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 1 बाय 2 मोल ऑफ Al2S3, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से 1 बाय 2 मोल ऑफ Al2S3 मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को स्टेप्स याद हो जाने चाहिए कि सेकंड आप लोगों ने कंपैरिजन बना के 1 लिख लिया,
अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है जो आप लोगों ने मोल्स निकाले थे एल्यूमिनियम के, जो मोल्स एल्यूमिनियम के निकाले थे इनको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इनको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हम लोग बोलते हैं 0.92 है ना, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वही आएगा 0.92 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स 0.92 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ Al2S3। तो 0.92 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आप लोगों के पास आ गया 0.46 मोल ऑफ Al2S3 व्हेन देयर इज 0.92 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एक ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है, या आप लोगों के पास आ गई, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दो या नोट डाउन कर लो, जैसा मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रेड बॉक्स में लिख लिया। अब कंपेयर करेंगे सेकंड रिएक्टेंट को, क्योंकि दोनों के रिएक्टेंट से मोल निकालेंगे फिर हमें पता चलेगा ना कि किस से हमें ज़्यादा मोल्स मिल रहे हैं या किस से कम मिल रहे हैं। तो अब हम लोग सेकंड की बारी है। सेकंड कौन सा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को कंपेयर करें, सॉरी सल्फ़र, सल्फ़र को कंपेयर करेंगे। हम बोलते हैं 3 मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 1 मोल ऑफ Al2S3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट के मोल को हमेशा 1 बनाने की कोशिश करनी है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। तो क्या करना है, 3 को डिवाइड कर दो, 3 मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 3 मोल ऑफ Al2S3, ठीक है। ये कट क्या, तो हमें पता चल गया 1 मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 3 मोल ऑफ Al2S3 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि हम लोगों ने हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एल्यूमिनियम का मास से मोल निकाल के, ये देखें यहाँ पे, लेकिन ये अभी रहता है। तो हम लोगों ने क्या कहा, सल्फ़र के मोल्स निकालने हैं अब, क्योंकि हमारे पास उसका मास क्या बना ना, सल्फ़र का मास 25 ग्राम, उसने पहले ही याद दिया था कि एक का भी 25 है, दूसरे का भी 25 है, उस ग्राम से मोल निकालोगे, ठीक है। मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल, या आप लोग लिखें मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू मास ऑफ सल्फ़र डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, मोल ऑफ जो सल्फ़र है वो किसके बराबर है, मास ऑफ सल्फ़र कितने आप लोगों के पास 25 ग्राम, डिवाइडेड बाय सल्फ़र का मोलर मास क्या है 32 ग्राम, तो सॉरी 39 लिख लिया, ये 32 ग्राम, तो 25 डिवाइडेड बाय 32 करें, आप लोगों के पास आ जाएगा 0.78 मोल। तो आप लोग बोलते हैं मोल ऑफ सल्फ़र कितने आ गया आप लोगों के पास 0.78 मोल। अब ये जो 0.78 मोल्स आए हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर ये निकालने के बाद 1 बनाने के बाद जो मोल आए हुए थे इधर भी मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी मल्टीप्लाई किया, 0.92 को देखो मल्टीप्लाई किया था। अब मोल ऑफ सल्फ़र में जो 0.78 आया ना, इसको भी क्या करेंगे, इसके अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, इस साइड भी मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब ये यहाँ से मैं रेज़ कर रहा हूँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन के नीचे आप लोगों को समझ बेहतरीन आने वाली है, ठीक है। तो अब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। हम लोगों ने कहा 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वही आएगा 0.78 मोल ऑफ सल्फ़र इक्वल टू 0.78, इसके साथ डिवाइड में क्या है 3, तो डिवाइडेड बाई 3 हो गया मोल ऑफ Al2S3। तो 0.78 डिवाइडेड बाय, आप लोगों के पास आ गया 0.78 मोल ऑफ सल्फ़र गिव्स, कितने मोल आएंगे 0.26 मोल ऑफ Al2S3, ठीक है। ये कैलकुलेशंस आप लोग ख़ुद भी साथ साथ किया करो। तो आप लोगों के पास ये आंसर आया। अब मैं बोलता हूँ, इसको मैंने 1 का नाम दिया और इसको 2 का, इन दोनों में कंपेयर करो, ज़्यादा मोल प्रोडक्ट में कौन दे रहा है। ये देखिए Al2S3 प्रोडक्ट था ना, इधर कितने मोल आ रहे हैं 0.46, इधर कितने आ रहे हैं 0.26। तो आप लोगों ने बताना है लिमिटिंग कौन सा है,
लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? सिर्फ लिमिटिंग बताओ। एक्सेसिव दूसरा ज़ाहिर बात एक्सेसिव होगा। ये वाले ज़्यादा हैं कि ये वाले ज़्यादा हैं? 0.46 ज़्यादा होता है कि 0.26 ज़्यादा होता है? 0.46 ज़्यादा होता है। जब ये ज़्यादा है तो ये एक्सेसिव है, ये नॉन लिमिटिंग है। लिमिटिंग वो होता है जो कम मोल्स देता है। कम मोल्स कहाँ पे आ रहे हैं? 0.26। और 0.26 के लिए कौन सा रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है? सेकंड रिएक्टेंट। और सेकंड रिएक्टेंट कौन सा था? सल्फ़र। तो यहाँ से आप लोगों को पता चला ये जो सल्फ़र है आप लोगों के पास क्या है? सल्फ़र जो है इस रिएक्शन के अंदर जो सल्फ़र है वो नॉन लिमिटिंग नहीं है, वो लिमिटिंग है। और नॉन लिमिटिंग यानी एक्सेस अमाउंट में कौन सा है? वो एक्सेस अमाउंट में एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। और सल्फ़र क्या है आप लोगों के पास? लिमिटिंग है। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर दूं कि इन दोनों में से रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सल्फ़र कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में मौजूद है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है और जल्दी कंज्यूम होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाना है। क्योंकि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो ज़्यादा एक्सेसिव वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? किसी के साथ नहीं, तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब मैं एक और न्यूमेरिकल लिखता हूँ, वो आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सेम इट इज़ है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट आप लोग टॉपिक की तरफ जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये जो अभी आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ा था सेम इट इज़ है, उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि आप लोगों के पास जो ग्राम दिए गए हैं, जो मैसेज दिए गए हैं वो चेंज दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ 25 ग्राम दोनों रिएक्टेंट्स के लिए था, यहाँ एक रिएक्टेंट के लिए 68.1 ग्राम है और HCl के लिए कितना है? 51.6 ग्राम है। ठीक है, सेम आप लोग इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, एक के साथ CaCl2 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड दूसरी दफ़ा HCl को कंपेयर करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि ज़्यादा मोल कौन दे रहा है। जो ज़्यादा मोल देगा वो आप लोगों के पास क्या होगा? एक्सेसिव या नॉन लिमिटिंग, और जो कम होगा वो होगा लिमिटिंग। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, जो दिया गया है, जो आप लोगों के पास ये CO3 दिया गया है, इसका ये वाला मास गिवन है, इसका मोलर मास निकालेंगे। एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, एटॉमिक मास को सम अप करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आप लोगों के पास मोलर मास निकल आएगा। इस मोलर मास को इस वाले मास पे डिवाइड करो, 68.1 डिवाइडेड बाय जो भी मोलर मास निकलेगा उस पर डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कंपेयर करो, 1 मोल ऑफ CaCO3 किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ CaCl2 के 1 है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों साइड पे जो मोल्स निकाले थे पहले डिवाइड करके 68.1 को, तो उसको दोनों मोल्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। सेम एट इज़ HCl के साथ करना है, यही काम है HCl। अब दोनों से आप लोग अमाउंट ऑफ मोल निकालेंगे प्रोडक्ट के। अब फिर देखना है कि CaCO3 से मोल ज़्यादा आ रहे हैं या HCl से आ रहे हैं। जिससे ज़्यादा आ रहे होंगे वो नॉन लिमिटिंग हो जाएगा और जिससे कम मोल ऑफ प्रोडक्ट बन रहे होंगे वो लिमिटिंग हो जाएगा। ट्राई का लाजमी करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का यील्ड का। ठीक है, नाम है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड उसको बोला जाता है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, यील्ड क्या चीज़ होती है? यील्ड बोलते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। किसको? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को यील्ड का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या कहलाता है? यील्ड कहलाता है। अब इसकी टाइप्स हैं दो। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहला होता है थ्योरेटिकल यील्ड और सेकंड आप लोगों के पास होती है एक्चुअल यील्ड। ठीक है, ये दो इसकी टाइप्स हैं। परसेंटेज यील्ड की तरफ बाद में चलते हैं, वो इसकी टाइप नहीं है, याद रखना, वो यील्ड की टाइप नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, वो लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं। पहले आगे थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले थ्योरेटिकल यील्ड को। थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? देखें, थ्योरेटिकल थ्योरी याद आ रहा है, थ्योरी पेपर वर्क में थ्योरी लिखते हो ना, तो यही याद रखना, जो पेपर वर्क यील्ड होती है वही आप लोगों के पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। इस यील्ड को आप लोग बोल दो पेपर वर्क यील्ड। ठीक है, इसको पेपर वर्क यील्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप लोग इसकी कैलकुलेशंस निकालते हो पेपर के ऊपर,
आप लोग शीट लेते हो, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हो, कैलकुलेशंस करने के बाद जैसे हम लोगों ने पिछला टॉपिक में पढ़ा था ना कि आप लोग बता रहे थे कि इतने रिएक्टेंट से इतने मोल बन रहे हैं, वो एक पेपर वर्क था कि मतलब आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप लोग सिंपल क्या कर रहे हो, कैलकुलेशंस निकाल रहे हो, किसके ज़रिए से, पेपर वर्क के ज़रिए से। मतलब आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए जो आप लोग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हो, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को आप लोग क्या नाम देते हो, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, क्यों आप लोग याद रखें कि ऐसी यील्ड जो आप लोगों के पास पेपर वर्क से या किसी कैलकुलेशन से निकाली जाती है, वो कैलकुलेशन यील्ड से आप लोग क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होता, मतलब एरर लेस होती है। ठीक है, एरर लेस होती है, मतलब इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से हमेशा ज़्यादा आएगी। यही काम अगर हम लोग दूसरी के साथ करते हैं, किसके साथ, एक्चुअल यील्ड के साथ। अब एक्चुअल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है, एक्चुअल यील्ड को देख लेते हैं। एक्चुअल यील्ड को बोलते हैं प्रैक्टिकल यील्ड, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसको एक्चुअल यील्ड को इसलिए एक्सपेरिमेंटल यील्ड बोला जाता है, ये क्योंकि किससे होती है, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोग जो प्रोडक्ट निकलता है, जो मतलब आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट देख रहे होते हो, सामने कर रहे होते हो, उस एक्सपेरिमेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक्चुअल यील्ड का नाम दिया जाता है। मतलब आप लोग ये बोलते हो, सिंपल याद रखो, आप लोग बोलते हो हमारे पास 10 किलो चीनी हो और हमारे पास इतना पानी हो, हम लोग इतने शरबत बना सकते हैं। ये क्या था, प्रैक्टिकल वर्क है भाई। आप लोग बोलते हो इतनी चीनी हो, इतना हो, ये काम हो, ये आप लोगों के पास क्या आ गया, थ्योरेटिकल काम हो गया, कर लिया। अब आ गया प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की। आप लोग 10 किलो चीनी मंगवाओ, इतना पानी मंगवाओ, मिक्स करो, वो सारा एक्सपेरिमेंट आप लोग अब परफॉर्म कर रहे हो। वो जो परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट एक्चुअल यील्ड कहलाएगा। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना, आप लोगों के पास यहाँ से ये चीज़, एक और चीज़ याद रखनी है। मैं जो लाइन लिख रहा हूँ इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज इक्वल और लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये जो मैंने लाइन लिखी है, यही क्वेश्चन आप लोगों के पास बन के आता है, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज इक्वल और लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा एक्चुअल यील्ड कम क्यों आती है, एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे वो कम होगा, जो पेपर वर्क पे करोगे वो ज़्यादा आंसर आएगा, क्यों। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेस करके दोबारा इसकी तरफ आते हैं। अब ये देखें, ये क्वेश्चन था कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन और इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड के या तो बराबर होती है या थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा आ सकती है, एक्चुअल यील्ड कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकती। इसके कुछ रीज़न्स हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्यों, पहली रीज़न, नो लॉस इन थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड में किसी चीज़ का लॉस नहीं होता, मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो कभी भी लॉस नहीं होगा, कम नहीं पड़ेगा, ज़ाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम पेपर वर्क में कर रहे हैं भाई। पेपर वर्क में मतलब हम लोग कैलकुलेशंस बैठ के कॉपी पेन लेके कैलकुलेशंस कर रहे हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसमें क्या चीज़ ज़ाया होगी, नहीं ज़ाया होगी। सेकंड रीज़न ये है कि एक्चुअल यील्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह से कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, वेस्ट हो सकती हैं, कुछ अमाउंट क्या हो सकती है, थोड़ी सी वेस्ट हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। इस वजह से एक्चुअल यील्ड की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड रीज़न क्या है, साइड प्रोडक्ट का बनना। ठीक है, साइड प्रोडक्ट इन एक्चुअल यील्ड।
एक्चुअल यील्ड में कोई साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिस तरह कोई गैसेस बन गई, हम लोग दो चीज़ों को रिएक्शन करवाया, एक प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बना, एक साथ कोई गैस बन गई। अब वो गैस तो ऑपरेट हो जाती है ना, तो अब उसका कोई हमारे पास वजन ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से अब लेकिन उसका कोई ना कोई तो वजन था ना, लेकिन वो आप लोगों के पास वहाँ से उड़ गई, लेकिन जो आप लोगों के पास बचे उसमें तो अपना मास कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि जो गैस बनी थी वो वाला मास गैस के साथ चला गया। तो ये क्या हो गया, कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता, वो आप लोगों के पास क्या हो जाता है, एक्चुअल यील्ड में ज़ाया हो जाता है। फोर्थ रीज़न जो आप लोग डी रीजन बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास याद रखना एक ह्यूमन एरर होता है, कभी कभार ह्यूमन एरर्स होते हैं जो कि वजह से मतलब कोई ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि जिसमें ह्यूमन एरर आ जाता है कि इंसानों की गलती की वजह से क्या हो गया, नुकसान हो गया भाई, वो एरर की वजह से क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो गया। आप लोगों के पास ई पॉइंट, इसमें आप लोग बोलते हो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें क्या हो गया, कोई आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा, हम लोग उसको नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, भाई हमें 10 ग्राम बताए, मतलब हम लोगों ने 10 kg उसके ऊपर रखी है, लेकिन हम लोगों को वो क्या बता रहा है, 9 kg बता रहा है या 11 kg 12 kg बना रहा है। अब वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है, वो इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से सही परफॉर्म किया, लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्ट में तो गलती आ गई। क्यों गलती आई? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, लेकिन थ्योरेटिकल में तो किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो यही बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से भी एक्चुअल यील्ड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और लास्ट, ठीक है, वो होते हैं कंडीशंस। ये कौन सी कंडीशंस होती हैं? एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप लोग देखें जब भी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, उसमें बोल देते हैं ना एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर 25 सेल्सियस रख लेना है और प्रेशर 1 atm रख लो, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर आप लोगों ने फिक्स कर लिया, कॉपी के ऊपर लिख लिया। अब उसका क्या लेना देना पूरे रिएक्शन के साथ, कि मतलब उसमें तो कोई टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, याद रखना। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रिएक्शन की तादाद ज़्यादा हो प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है तो वो कम हो जाती है, तो यही टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो ये एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी इफेक्ट करती हैं, ये क्या करती हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कम कर सकती हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर लो डाउन हो गया, कम हो गया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम बनेगा, तो जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी समझ आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता होता है। अब आगे परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड आप लोगों के पास किस चीज़ को बताती है, एफिशिएंसी को बताती है, एफिशिएंसी बताती है। एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है? एफिशिएंसी ये चीज़ याद रखिएगा, एफिशिएंसी बताती है कि ये अमाउंट, ये इस रिएक्शन से कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, ये कितना ज़्यादा रिएक्शन एफिशिएंट है, कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। ठीक है, वो परसेंटेज हमें बता रही होती है, वो एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, एफिशिएंसी में एक एफिशिएंसी बताई और सेकंड कि एक्चुअल यील्ड नियर टू थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमें सेकंड चीज़ ये बताती है कि एक्चुअल यील्ड कितना थ्योरेटिकल यील्ड के करीब है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड तो कम आती है, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा आती है, तो इनमें डिफरेंस कितना है, कितने का फ़र्क आ रहा है, वो हमें कौन बताता है, परसेंटेज यील्ड। इसके लिए फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड आप लोगों के पास बराबर होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला याद रख लें, यही फार्मूला अभी आप लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होती है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, इन द रिएक्शन 2 मोल ऑफ CH4 याद रखिए, मैं साथ बता रहा हूँ, CH4 इसके कितने मोल्स गिवन है, 2 मोल। अगर इसके 2 मोल्स हों तो आप लोगों के पास Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है, Cl2 जितनी मर्जी अमाउंट में हो, तो आप लोगों के पास रिजल्ट में CCl4 के कितने ग्राम्स बनते हैं, 177 ग्राम। ठीक है, 177 ग्राम। और उसने पहले ही प्रोडक्ट की तादाद बता दी है, रिजल्ट 177 ग्राम ऑफ CCl4 इज फॉर्म्ड। CCl4 कितने बनते हैं, 177। तो जिसमें आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट से इसने बताया है ना, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, इसने बताया कि इसके बन रहे हैं 177 ग्राम। तो आप लोग बताएं कि थ्योरेटिकल यील्ड इसमें क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है और परसेंटेज यील्ड क्या है। जो गिवन यील्ड होगी, जो हमेशा गिवन प्रोडक्ट होगा, गिवन प्रोडक्ट उसने क्या कहा है 177, तो ये हमेशा एक्चुअल्ड होगा। तो आप लोगों के पास पता चल गया कि 177 ग्राम ऑफ CCl4 एक्चुअल यील्ड गिवन है। कौन सी यील्ड है, एक्चुअल यील्ड। क्यों एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि इसने खुद परफॉर्म करके बता दिया।
ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, अभी कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज यील्ड के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर पुट कर देनी है। तो आ जाते हैं इसको थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ निकालने के लिए, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ आए। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि बात किसकी की गई है, CH4 की और CCl4 की, इन दो की। तो इन दोनों का आपस में कंपेरिजन कर दें। हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CCl4, ठीक है। यही बात आप लोगों को पता चल गई कि 1 मोल ऑफ CH4 क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ CCl4 दे रहा है। लेकिन उसने क्या कहा, अगर मोल्स कितने हो जाएं, 2 मोल्स, तो दोनों को तरफ 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो क्योंकि CCl4 के कितने मोल, CH4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 सा 2 हो गया, 2 मोल ऑफ CH4 इक्वल टू 2 मोल ऑफ CCl4, ठीक है। CCl4 के कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। तो अब आप लोगों के पास इसका मास निकालना है, क्योंकि आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड किस में गिवन है, मास में, ग्राम में गिवन है ना, तो ग्राम निकाल उसकी तरफ आ जाते हैं। तो हमें तो ये ज़ाहिर बात है, हमें पता है फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CCl4। अब ये चीज़ तो मास तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास तो आप लोग निकालोगे, ये जो मास के मैंने ये एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड के लिए ये मास निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये परफॉर्म कर रहे हैं, देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तो पहले हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलर मास किसका निकालना है, CCl4 का। CCl4 कार्बन का होता है 12, 1 एक कार्बन है तो ये 4 क्लोरीन, तो 4 इंटू 35.5, क्लोरीन का मास होता है 35, उसका होता है 12, 1 12 12, 12 प्लस 4 इंटू 35.5 आप लोग कर लें, 142। तो आप लोग 142 और 12 को प्लस करें, आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप लोग मतलब जितने भी आप लोगों के पास ये तरह के काम होते हैं ना, या आप लोग अपने पास कैलकुलेटर रखें और कैलकुलेटर पे तेज़ तेज़ करते जाएं। जैसा 12 प्लस 142 आप लोगों के पास आ गया 154 ग्राम। तो आप लोगों के पास मोलर मास आ गया 154 ग्राम। इसको उठाएं, इसके अंदर पुट कर दें, तो नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोगों को पता है कितने हैं, इस फार्मूले को अरेंज करें, फिर पुट कर लें। हमें पता चल गया मास ऑफ CCl4 किससे के बराबर हो गया, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या आ गया, मोलर मास। तो मल्टीप्लाई करें मास ऑफ CCl4 इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स आप लोगों ने कितने निकाले थे, CCl4 के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 154 ग्राम। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो आप लोगों के पास आ गया 308 ग्राम। तो आप लोगों के पास मास ऑफ CCl4 क्या आ गया, 38 ग्राम। अब ये कौन सी यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड है। ये थ्योरेटिकल यील्ड क्यों है, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने परफॉर्म करके निकाला है कि 308 ग्राम बननी चाहिए। थ्योरेटिकल में आप लोगों के पास CCl4 308 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल यील्ड में क्या बना है, 177। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, इससे पता चला एक्चुअल यील्ड कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है। इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो, ठीक है, यहीं पुट कर लो, आप लोगों को समझ तो आ गई। इस थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड के लिए, परसेंट यील्ड के लिए आप लोग क्या करें, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करें, इस फार्मूले के अंदर पुट कर लें, ठीक है। डायरेक्ट पुट करते हैं कि परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड कितनी है 177 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 308 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो डायरेक्ट परफॉर्म करें 177 डिवाइडेड बाय 308, आप लोगों के पास आ गया जो भी आंसर उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो आप लोगों के पास आ गया परसेंटेज यील्ड इक्वल टू 57.4 ग्राम, ठीक है। ये आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को पता चल गई कि यहाँ से आप लोगों के पास एक परसेंटेज यील्ड भी निकाल ली।
एक्चुअल यील्ड तो उसने बता दी, थ्योरेटिकल यील्ड आप लोगों ने क्या की, कैलकुलेशंस करके निकाली और लास्ट में पुट किया इस फार्मूले के अंदर और थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब अगर आप लोगों को और क्वेश्चन भी चाहिए सॉल्व हुए हुए, या आप लोगों के पास ये कंप्लीट नोट्स की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, आप लोगों के पास नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग क्या करें, टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ से इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को हर एक टॉपिक के नोट्स वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर टॉपिक करवाया जाएगा उसी के नोट्स आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से समझें सिर्फ, ठीक है। वहाँ आप लोगों के पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पे लिखे हुए हैं और उनको यहाँ समझने के बाद उनको ट्राई करें, आप लोगों की तैयारी होती जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।